27 फरवरी यानी परसों उत्तर प्रदेश में पांचवें चरण की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। आज से प्रचार अभियान 6 बजे से थम गया है। 403 सदस्यों वाली विधानसभा की 231 सीटों पर मतदान 4 चरणों में निपट गया है। अब 3 चरण बाकी हैं, जिनमें से एक चरण परसों खत्म होगा। अब बहुत सारे इसमें नाम हैं जिनके बारे में चर्चा करनी जरूरी है। सबसे पहला नाम आता है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का। इस चरण में अयोध्या और राम मंदिर इफेक्ट का असली फैसला होगा, क्योंकि अयोध्या की सीटों पर भी चुनाव है। इस चरण में बहुजन समाज पार्टी का भी असर और एक तरीके से जो रिवाइवल हो रहा है वो भी देखने को मिलेगा। इसी चरण में केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो हैं उनका भी चुनाव मैदान में है, वो भी। और उसके साथ साथ कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिमी से उम्मीदवार हैं। राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय चित्रकूट सदर की सीट से उम्मीदवार हैं। कैबिनेट मंत्री और बीते दिनों चर्चा में आए रमापति शास्त्री मनकापुर से उम्मीदवार हैं। और इलाहाबाद दक्षिणी से कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी चुनाव मैदान में है। इसके अलावा कई ऐसे दल बदलू हैं जो इस दल को छोड़ करके उस दल में गए हैं। अब उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि समझने की कोशिश करें कि ये पैटर्न क्या रहने वाला है और कौन इसमें सबसे ज्यादा असरकार होगा, और ये जो बड़े बड़े नेता हैं इनका इफेक्ट क्या होगा, और सबसे जरूरी बात कि अयोध्या में क्या हो रहा है। आइए इन तमाम चीजों पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और ये है जनता जंक्शन शो। आ रही है फिर चुनाव की खबर, शहर भर में खामोशी है आजकल। अशोक गोयल का एक शेर है, अच्छा लगा इसलिए पढ़ा गया क्योंकि खामोशी अब किसी बहुत बड़े डर का अंदेशा देती है। खैर, पांचवें चरण की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात राजा भैया की। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से निर्दलीय विधायक है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। एक लंबे अरसे से उस सीट पर इनका कब्जा है, लेकिन इस बार अपनी पार्टी जनसत्ता पार्टी से चुनावी मैदान में है राजा भैया। और उसके अलावा बगल की बाबागंज जो सुरक्षित सीट है उस पर विनोद सरोज भी जनसत्ता दल से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि राजा भैया के खिलाफ पिछले 1.5 दशक में एक भी बार समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है गुलशन यादव को। यानी इस बार आधिकारिक रूप से मामला खटक गया है और अखिलेश यादव जब से समाजवादी पार्टी की कमान थामे हैं तभी से वो मुलायम सिंह के करीबियों से दूरी बना रहे हैं। बीते दिनों अखिलेश यादव ने सबके सामने ये कह दिया था कि कौन राजा भैया। उसके बाद राजा भैया ने कहा था कि इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हालांकि अगर अखिलेश यादव माफियाओं से दूरी बना रहे हैं तो सवाल यह भी उठता है कि मुख्तार अंसारी के करीबी और माफिया अभय सिंह को एक बार फिर से गोसाईगंज से टिकट दिया गया है। अभय सिंह भी मुलायम सिंह के कृपा पात्रों में गिने जाते हैं और बड़े बाहुबलियों में गिने जाते हैं। खैर, अब गोसाईगंज आ गए हैं तो बगल में अयोध्या भी चलते हैं। अयोध्या को भारतीय जनता पार्टी की सबसे जरूरी और सबसे जो एक तरीके से इज्जत वाली बात होती है वो सीट मानी जा रही है। और अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी जीतना भी चाह रही है, लेकिन अयोध्या का मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं है। वहां पर राम मंदिर, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी समेत तमाम नामों की जगह पर जाति का अद्भुत समीकरण चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्त अयोध्या जो पूरी की पूरी सीट है, उस अयोध्या सीट पर यही हो रहा है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और अगर संयोग से वो जाति से ब्राह्मण हैं, जो कि मतदाताओं की संख्या तकरीबन 20% से ज्यादा है इस सीट पर, वो लोग समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। और इस बात को बराबर करने के लिए वही लोग बगल की गोसाईगंज सीट पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे हैं। ऐसा बहुत कम सुनने को मिला होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है कि अयोध्या सीट पर जो वहां का ब्राह्मण मतदाता है वो अयोध्या सीट पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट तेजनारायण पांडे और पवन पांडे को वोट दे रहा है। और उसके अलावा जाकर के जब ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध ना हो जाए तो बगल की सीट गोसाईगंज पर जाकर के इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी को वोट देकर के चला आ रहा है। लोग मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ को चाह रहे हैं, लेकिन कई सीटों पर वोट वो किसी और पार्टी के उम्मीदवार को दे रहे हैं क्योंकि जाति का मामला अटक रहा है। और यह चीज हो ना हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए जितना सुखद संदेश है उतना ही ज्यादा दुखद भी है। सुखद इसलिए क्योंकि लोग योगी आदित्यनाथ को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन समस्या और डर और बात दुखद इसलिए है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जगह अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से अपना उम्मीदवार चुन रहे हैं।
ये एक अजीब समीकरण है जिसमें भारतीय जनता पार्टी फंस गई है और अब भारतीय जनता पार्टी कम से कम इस चरण में डर रही है, क्योंकि ये एक तरीके की दोधारी तलवार की तरह काम कर रहा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के नाम का माहौल तो बन रहा है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ को वोट हर कोई तो दे नहीं सकता। और समस्या यही क्षेत्रीय स्तर पर आ रही है कि जो लोग एक प्रदेश स्तर पर योगी आदित्यनाथ का समर्थन कर रहे हैं, वही समर्थक जब सीट की बात आ रही है तो तुरंत विरोधी में बदल जा रहे हैं। और कमोबेश पांचवें चरण में जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत चरण माना जाता है, अवध क्षेत्र, भारतीय जनता पार्टी का एक लंबे वक्त से यहां समर्थन रहा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो चेहरा है योगी आदित्यनाथ का, उसको किस तरीके से वोटर के मन में भुना दिया जाए, ताकि जो क्षेत्रीय नाराजगी है, जो जाति के आधार पर समीकरण बन बिगड़ रहे हैं, वो ना बने बिगड़े। और एक और सवाल, और भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर ब्राह्मण वोटरों की बात देखी जाए तो उसकी समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें कम दी है राजपूत उम्मीदवारों की बरक्स अगर रखा जाए ब्राह्मण उम्मीदवारों को। तो इस वजह से बड़ा एक तरीके से ब्राह्मणों के खिलाफ वाला माहौल भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाने की कोशिश कर रही है और खास करके विपक्षी दल इसको लेकर के प्रचार कर रहे हैं। पांचवें चरण में भाजपा के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है। इसके अलावा हम लगातार मायावती के रोल की बात कर रहे हैं, क्योंकि मायावती चौथे चरण में जिस तरीके से हमें चौंकाती हुई नजर आई और जिस तरीके से हमें आसार देखने को मिले हैं, उसमें मायावती भी दोधारी तलवार की तरह काम कर रही है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी खुश नजर आई कि जब मायावती भारतीय समाजवादी पार्टी का वोट काट रही थी, लेकिन जब चौथे चरण का मतदान पूरा हो गया और उसके बाद जब समीक्षा हुई वोटिंग की और तमाम चीजें हुई, उसके बाद मायावती भारतीय जनता पार्टी के अपने लिए भी खतरनाक नजर आई और कई लोग इस समीकरण बताने लगे कि उत्तर प्रदेश में सच में ऐसे परिणाम देखने को मिल सकते हैं जिसकी उम्मीद नहीं की गई है। अब क्या उम्मीद ऐसी है जो नहीं की जा सकती है कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाए। भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए कतई ये स्वीकार करना लगभग नामुमकिन है कि उनकी सरकार चली जाएगी। दूसरी ये कि मायावती बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने में रोल अपना अदा करने की स्थिति में आ जाए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो 350 सीट प्लस की बात कर रही है, लोगों का अनुमान अब यह बनने लगा है कि जैसे जैसे चुनाव पूर्वांचल में आ रहा है, इस बार उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार देखने को मिल सकती है। किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, ये एक अनुमान लोगों का बन रहा है। हम इसके आगे कोई अनुमान नहीं लगाएंगे। बात करते हैं पांचवें चरण में किन किन उम्मीदवारों की साख दांव पर लगी हुई है। सबसे पहले राजा भैया की बात हमने कर ली है। राजा भैया भी इस बार संभवतः पहली बार किसी मजबूत विरोधी को देख रहे होंगे और कम से कम समाजवादी पार्टी की ओर से पहला विरोधी है पिछले 1.5 दशक में, जब सपा राजा भैया के खिलाफ उम्मीदवार उतार रही है। गुलशन यादव को समाजवादी पार्टी ने यहां से उतारा है और गुलशन यादव के तेवर जिस तरीके से देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद राजा भैया तक मजबूर होकर के अपनी रैलियों में और गांव में सभाएं कर रहे हैं, उसमें जाकर के आश्वस्त करना पड़ रहा है कि यकीन जानिए कोई बदलाव नहीं हो रहा है, हम यहीं थे, यहीं हैं, यहीं रहेंगे। खैर 10 तारीख को पता चलेगा कौन रहेगा कहे कौन नहीं। इसके बाद जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो है सिराथू सीट की। यहां से भारतीय जनता पार्टी सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और भविष्य के मुख्यमंत्री भी माने जा रहे केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। सामने है पल्लवी पटेल, बड़ी नानुकुर के बाद चुनाव लड़ रही हैं। अपना दल जो एक कृष्णा पटेल वाला है के अपना दल, उसके साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है और चुनाव वहां से लड़ रही हैं। मुकाबला यहां भी जबरदस्त है और केशव प्रसाद मौर्य और साथ साथ में पल्लवी पटेल को भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और डिंपल यादव पल्लवी पटेल के लिए ही चुनावी मैदान में उतरी हैं। आज डिंपल यादव और जया बच्चन ने जाकर के बाकायदा यहां पर प्रचार किया है पल्लवी पटेल को जिताने के लिए। इसके बाद एक तरीके से मामला एक महिला उम्मीदवार और उसके साथ साथ बैकवर्ड और तमाम चीजें जुड़ती जा रही हैं, जिसके बाद एक तरीके की कहानी दूसरी बन रही है। और सामने से केशव प्रसाद मौर्य भी उसी जाति से आते हैं, उसी वर्ग से आते हैं, लेकिन चूंकि केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी को अगड़ों की पार्टी कहा जाता है, अलग अलग चीजें हैं, उस वजह से वहां समीकरण थोड़े से ऊपर नीचे नजर आ रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी वाले आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य की माफ करिएगा जिम्मेदारी इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि इनके कंधों पर इस पूरे चरण की जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार में सबसे बड़ा पद योगी आदित्यनाथ के बाद इन्हीं के पास है और इस चरण से भारतीय जनता पार्टी बड़ी उम्मीदें लगा के बैठी हुई है केशव प्रसाद मौर्य से और केशव प्रसाद मौर्य को ये डिलीवर करेंगे, ये उम्मीद भी की जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा बन रहा है उस हिसाब से देखें तो इस चरण से 61 में से कम 50 सीटों की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
अब उम्मीद पर कितना खरा उतर पाएंगे केशव प्रसाद मौर्य, ये तो 10 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अब आसार बन रहे हैं कि मुकाबला त्रिकोणीय हो रहा है, उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को अब डर लगना चाहिए और भाजपा डर भी रही है। मसला यह है कि चौथे चरण के मतदान के पहले जो स्थिति नजर आ रही थी, अचानक से चौथे चरण के मतदान के खत्म होते होते पलटने लगी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन में कंधे अभी भी ऊंचे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का अचानक से मजबूत होना और एक तरीके से चुनाव को त्रिशंकु बना देना इस आशंका को प्रबल करता है कि बसपा कहीं दोधारी तलवार न बन जाए और सपा का नुकसान तो करे ही करे, साथ में भाजपा को भी लपेटते हुए हाथी आगे निकल जाए। जो कुछ भी होगा, और सबसे बड़ा डर यही है कि 10 मार्च को क्या सच में उत्तर प्रदेश कुछ नया देखेगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। बड़ी खबर में इतना ही, अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ जो है इन शॉर्ट। सबसे पहली खबर विदेश से, यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए राहत की खबर है। सूत्रों के हवाले से अगर माने, भारत सरकार ने वहां पर फंसे लोगों को निकालने के लिए व्यवस्था कर रही है। फ्लाइट का खर्च भी भारत सरकार वहन करेगी। सूत्रों के हिसाब से आज रात 2 बजे विमान यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए रवाना होंगे। एयर इंडिया यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से 2 उड़ानों का संचालन करने की योजना बना रही है। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। जो भारतीय नागरिक सड़क मार्ग से यूक्रेन और रोमानिया की सीमा पर पहुंच गए हैं, उन्हें भारत सरकार के अधिकारी बुखारेस्ट ले जाएंगे, जहां से उन्हें एयर इंडिया की उड़ानों के जरिए वापस भारत लाया जाएगा। इसके अलावा खबर महाराष्ट्र से, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के 2 दिनों के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि उन्हें किन कारणों से अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बीते बुधवार को एनसीपी नेता को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन पर दाऊद इब्राहिम के करीबी से संपत्ति खरीदने का आरोप है। उसके अलावा भी इनके ऊपर कई सारे आरोप लगे हुए हैं। इसके अलावा एक खबर उत्तर प्रदेश से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने चित्रकूट के राजापुर में रामायण शोध संस्थान और वाल्मीकि आश्रम में रोपवे बनाने की बात कही। सुरक्षा का मुद्दा उन्होंने उठाया और कहा कि सपा बसपा डकैतों के साथ रहे हैं, आतंकवाद और दंगाई समर्थक ही सपा के हैं। भाजपा यहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और डिफेंस कॉरिडोर बना रही है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 के पहले बिजली वितरण में भेदभाव किया जाता है था, अब ऐसा नहीं होता है। होली और दिवाली में जरूरतमंदों को निःशुल्क गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। चित्रकूट और मानिकपुर दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा दावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट में किया है। इसके अलावा राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की खबरों के बीच इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कहां कोई दिल्ली भेज रहा है, मुझे तो ये सुनकर के आश्चर्य हुआ। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, कभी किसी ने चर्चा नहीं की, मेरी कोई दिलचस्पी भी नहीं है। मेरी समाज सुधार और विकास में दिलचस्पी है, मैं वो काम बखूबी कर रहा हूं। इन शॉर्ट्स में इतना ही, अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ जो है आज का कानून। मॉडल और अभिनेत्री रिया पिल्लई द्वारा अपने पूर्व लिव इन पार्टनर और टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस के खिलाफ लगाए गए घरेलू हिंसा के मामले में मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने माना कि पेस ने घरेलू हिंसा की है उनके साथ में। इसलिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जो है कोमल सिंह राजपूत ने ओलंपिक पदक विजेता टेनिस स्टार को पिल्लई को प्रति माह 1.5 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। अगर देखें तो न्यायालय ने अपने फैसले में समाज से और कानूनी दृष्टिकोण से महिलाओं के सामने आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख किया है। जब वे, उनका कहना है कोर्ट का, कि जब वे रिलेशनशिप में प्रवेश करती हैं तो इस दौरान समाज में उन्हें तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कोर्ट ने टेनिस खिलाड़ी को पिल्लई को 1 लाख के मासिक भरण पोषण के साथ साथ 50,000 के मासिक किराए का भुगतान करने का निर्देश देना उचित समझा है। कोर्ट ने पेस को अपनी बेटी के भरण पोषण, शिक्षा और अन्य आवश्यक चीजों के लिए भुगतान जारी करते हुए कानूनी शुल्क और व्यय में 1 लाख की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने का आदेश भी दिया है। यह सब मामला तभी हाईलाइट में आया था जब लिएंडर पेस ने अपनी बेटी की कस्टडी की डिमांड करी थी। मुंबई कोर्ट का एक ये कमेंट भी बड़ा आजकल चर्चा में फिलहाल हो रहा है। उन्होंने कमेंट किया है कि एक पितृसत्तात्मक समाज ने शादी से परे ऐसे रिश्तों में शामिल महिला भागीदारों के साथ कई तरह के अन्याय किए हैं। इसको लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हैं। आगे बढ़ चलते हैं अगले कार्यक्रम के हिस्से की तरफ जो है आखिरी नसीहत। गुलजार कहते हैं, अब कहते हैं कि नहीं कहते हैं, लेकिन गुलजार के नाम से हमने पढ़ा है कि वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, आदत इसकी भी आदमी जैसे है। तो अगर आप थोड़ा सा जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो वक्त को देखते रहिए, वक्त पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जैसे आदमी लोग किसी के लिए जिंदगी में नहीं रुकते हैं, सब आगे बढ़ जाते हैं, उसी तरीके से वक्त भी आगे बढ़ जाता है। तो वक्त आगे बढ़े उससे पहले वक्त के साथ कदम ताल करना सीख लीजिए।
फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आज के जनता जंक्शन शो में इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।